हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं और महत्वपूर्ण जो है गद्यांश देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आई होप आप सभी को पता होगा कि 6 नंबर का आता है। ठीक है, और महत्वपूर्ण पद्यांश भी है और ये पद्यांश भी आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है। और एक आता है श्लोक लिखने के लिए और एक श्लोक पहले से दिया होता है, उससे आप लोग अनुवाद करके लिखते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पर सब बना दिया है और हम देखने वाले हैं क्या महत्वपूर्ण जीवन परिचय। क्योंकि क्या होता है कि हमें ये तो पता होता है कि जीवन परिचय हमें याद करना होता है, लेकिन कौन सा याद करें जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आ जाए, तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले 20 नंबर का बहुविकल्पी आएगा, तो हम सबसे पहले क्लियर करते हैं बहुविकल्पी को। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन यानी कि गद्यांश और पद्यांश की ओर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि शुक्ल युग की कालावधि है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। ठीक है, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप VIMP लगा लो। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आप VIMP लगा लीजिए। ये क्वेश्चन मैंने पिछले जितने भी हिंदी की वीडियो बनाए इस क्वेश्चन का जरूर लिया है, तो आप वहाँ पे जाकर वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो जो शुक्ल युग की समय सीमा यानी कालावधि होती है वो होता है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोल रहा है? शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार, ठीक है, क्या बोला, निबंधकार का नाम है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रामचंद्र, ठीक है, शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है, तो प्रताप नारायण मिश्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया रामधारी राम सॉरी राधाचरण राधाचरण गोस्वामी है। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो राधा कृष्ण दास है। तो ये चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो हमसे पूछा शुक्ल युग के सशक्त आलोचक कौन है, यही बताना है आपको, सशक्त आलोचक एवं निबंधकार। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट जो है यानी ए वाला है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जो है एक आलोचक भी है और निबंधकार भी हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोल रहा है? हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ? ठीक है, क्या बोल रहा है? हिंदी गद्य का इतिहास, वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1850 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पर ईस्वी नहीं लिखा तो आप लिख सकते हो, ये में नहीं रहेगा, ईस्वी से रहेगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी में दिया क्या क्या दिया गया है 1900 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया 1938 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर डी में क्या है 1919 ईस्वी से। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1850 ईस्वी से आप लिख सकते हो, ये मे को काट दीजिएगा, यहाँ से ईस्वी से लिख लीजिएगा वहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथे में आपसे बोल रहा है कमल का सिपाही, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है, इसको भी आप VIMP क्वेश्चन लगा सकते हो, महत्वपूर्ण रचना है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कमल का सिपाही के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अमृत राय। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है गुलाब राय। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मुंशी प्रेमचंद, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है वैद्यनाथ मिश्र दिया गया है। तो देखिए आप सभी लोगों को, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं यानी जो वीडियो हमारे डेली देखते हैं, उन सभी को पता होगा कि कलम का सिपाही जो है किस इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं कौन? अमृत राय, यानी ऑप्शन नंबर इसका पहला जो है ए वाला वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवे की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर पांचवा। ठीक है, क्या है भाई? तो क्वेश्चन नंबर पांचवा, क्वेश्चन नंबर पांचवा में क्या बोल रहा है? त्याग पत्र, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रचना है, इस पर तो VIMP क्वेश्चन लगा लीजिए भाई। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है त्याग पत्र किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जीवनी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है उपन्यास। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है नाटक, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो निबंध दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि त्याग पत्र के रचनाकार कौन है। तो एक लेखक हैं, या फिर जो भी बोल सकते हो, रचनाकार है, रचयिता हैं, तो हैं जैनेन्द्र कुमार। इन ये जो त्यागपत्र आप देख रहे हो ये जैनेन्द्र कुमार के द्वारा रचा गया है, और ये किस विधा में रचा गया है, तो ये एक उपन्यास विधा में रचा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर छठवें की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यह है आपका क्वेश्चन नंबर छठवां। क्वेश्चन नंबर छठवां में क्या बोल रहा है? अनाम दास का पोथा, ठीक है,
अनाम दास का पोथा उपन्यास की रचना किसने की? यानी अनाम दास का पोथा एक रचना है जो कि उपन्यास विधा की रचना है। इसकी रचना किसने की? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है उपेंद्र नाथ अस्क, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है कन्हैया लाल। तो देखिए अनाम दास का पोथा जो रचना है वो इसकी रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो बी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7वां है। क्वेश्चन नंबर 7वें में क्या बोल रहा है? रस मीमांसा के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है गुलाब राय, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है भगवत शरण उपाध्याय और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है तो प्रेमचंद्र दिया गया है। तो देखिए आप सभी लोग को पता होगा ये भी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है, VIMP लगा लो इसमें भी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है। तो रस मीमांसा जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। मैं पर्सनल आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जितने भी रचना है आप उसको याद कर लीजिएगा और इनका जीवन परिचय भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप ये बोल सकते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है इनका, ठीक है। तो इनका आप लोग जीवन परिचय अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आगे बताऊंगा भी किसका आपको कंप्लीट करना है किसका नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। यहाँ पर देख सकते हो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या बोला है? मेरा परिवार किसकी कृति है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है महादेवी वर्मा और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जयशंकर प्रसाद। तो देखिए मेरा परिवार जो रचना है ये महादेवी वर्मा की रचना है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है, यानी भारतेंदु जो युग है वो किस काल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है भक्ति काल, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है रीति काल, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आधुनिक काल और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है तो आदि काल दिया गया है। तो देखिए जो भारतेंदु युग है ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है आधुनिक काल के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, प्रगतिवादी। जितने भी ये समय वाले क्वेश्चन है जो कालावधि से पूछे जाते हैं वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है, क्योंकि एक दो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो क्या क्वेश्चन में बोला है प्रगतिवादी युग की कालावधि है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1943 से 1953 तक और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 1953 से 1960 ईस्वी तक। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? तो देखिए जो प्रगतिवादियों की कालावधि मानी जाती है वो मानी जाती है 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित किया गया? तो सबसे पहले आप ये बताओ कि तार सप्तक के संपादक थे कौन, वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहले में दिया गया है 1951 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1959 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1943 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया 1979 ईस्वी में। तो देखिए तीसरा सप्तक जो प्रकाशित हुआ था वो हुआ था 1959 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी सॉरी बी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, अभिमान में उपसर्ग है। आई होप आप सभी को उपसर्ग पता होगा। उपसर्ग में क्या होता है, उपसर्ग में कोई शब्द मतलब शब्द के आगे जो भी जुड़ा रहता है उसको हम बोलते हैं उपसर्ग। देखिए जैसे यहाँ पर एक शब्द लिखा है पीछे मान और इसके आगे लगाया क्या गया है अभी लगा है, तो इसको हम बोल सकते हैं ये क्या हो गया हमारा उपसर्ग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है, तो अभी है, तो अभी पर आप टिक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 में पागलपन में कौन सा प्रत्यय है। तो आई होप आप सभी को उपसर्ग और प्रत्यय ये एक नंबर का आएगा, फिक्स कर लीजिए। ये भी एक नंबर का एकदम 100% श्योर। जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं हिंदी को, तो आप प्रत्यय उपसर्ग समास ये वगैरह ये सब छोड़िएगा नहीं, ठीक है। अगर आप एक भी नहीं आपको नहीं पता है कि कौन सा टॉपिक आएगा कौन सा नहीं आएगा, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसके लिए एक स्पेशल मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है पागलपन में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय जो होता है शब्द के पीछे जुड़ता है। जैसे कि यहाँ पर एक शब्द हुआ है पागल, पागल और पीछे क्या जुड़ा है तो पन जुड़ा है, तो पीछे क्या जुड़ा है पन जुड़ा है, तो यही इसका क्या हो गया, तो इसका प्रत्यय हो गया। तो यहाँ पर पन वाले ऑप्शन पे आप क्या करेंगे टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए अगले समास की ओर चलते हैं।
तो यहाँ पर ये 14 क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है माता पिता में कौन सा समास है। ये भी आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे एक नंबर 100% आएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो माता पिता में कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है तो अव्ययी भाव समास दिया गया है। तो देखिए जब आप देखिएगा ये सब जो है एक दूसरे के विपरीत हैं और बीच में एक चिन्ह लगाया गया है जिसे हम बोलते हैं योजक का चिन्ह या फिर स्पेस बोलते हैं। तो जब ऐसा आपको दिखाई दे तो आप लगाओगे कौन सा समास, तो द्वंद्व समास लगा दीजिए, बिल्कुल टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, अमीय सुधा पीयूष कहलाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है उपसर्ग, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है विलोम, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है तो प्रत्यय। देखिए अमीय सुधा पीयूष ये सभी क्या है पर्यायवाची हैं। अगर आपको पर्यायवाची आता है या याद है तो आप आराम से इसे कर सकते हो। तो पर्यायवाची वाला जो ऑप्शन होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है कि धाये धाम काम शब त्यागी मनहु, ठीक है, मनहु रंक निधि लूटन लागी। इसमें अलंकार कौन सा है, इसमें फिलहाल लिखा नहीं है बट मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें कौन सा अलंकार है, आपके अलंकार ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है रूपक अलंकार और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है तो अनुप्रास अलंकार दिया गया है। तो एक चीज याद रखिएगा आज के बाद जब भी कभी किसी में लिखा रहेगा मनहु लिखा रहेगा, जैसे आप लिखा मनहु या फिर जनु लिखा रहेगा या फिर मानो लिखा रहेगा या फिर जानो या फिर मनहु ऐसा शब्द लिखा रहेगा तो वहां पर आपका जो हो जाएगा अलंकार वो हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ये टिक लगा लीजिए आप, ठीक है। तो क्या लिखा रहेगा, जब लिखा रहेगा मनहु जनहु जानो मानो ये सब लिखा रहेगा तो वो हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, विपत विपत्ति बटावन बंधु बाहो बिन करो भरोसो काको में रस पहचानिए। मतलब इसमें कौन सा रस है यही आपको पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रौद्र रस, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है शांत रस, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है करुण रस और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है तो हास रस। हास रस बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि हास इसमें पढ़ने पर हमको हंसी नहीं है। यहाँ पर देखिए अगर पढ़े हुए ध्यान से कह रहा है विपत्ति, भाई विपत्ति कब आता है, जब इंसान के पास विपद आता है तो वो क्या होता है, वो क्या होता है वो करुण करुणा करने लगता है, रोने लगता है, ठीक है, ठीक है, शोक मनाने लगता है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो रस हो जाएगा वो हो जाएगा कम रस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की और क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, खीर का तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्षीर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है क्या क्षीर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है क्षीण और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है खीन। तो देखिए ये जो खीर है इसका जो तत्सम हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्षीर हो जाएगा, ये वाला छतरी वाला अच्छा रहेगा, ये वाला छाता वाला नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया नद्य शब्द का वचन विभक्ति है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पंचमी विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है षष्ठी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर दिया गया है डी में चतुर्थी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, चतुर्थी विभक्ति क्या हो जाएगा एक वचन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी वाला जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू वाला क्वेश्चन लास्ट है, ठीक है, अभी क्वेश्चन पूरा समाप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है हसिष्यथः धातु का वचन पुरुष है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया एक वचन मध्यम पुरुष, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बहुवचन उत्तम पुरुष, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया द्विवचन मध्यम पुरुष और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया एक वचन प्रथम पुरुष। तो देखिए हसिष्यथः जो लिखा है ये द्विवचन में है और मध्यम पुरुष का है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी सॉरी सी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को मैंने जितने भी 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन बताए हैं वो सभी क्वेश्चन अच्छे होंगे, आपने उसे अच्छे से पढ़ा होगा और उसे नोट भी किया होगा। तो चलिए अब हम लोग गद्यांश की ओर चलते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण गद्यांश के बारे में जो हर साल आपकी बोर्ड एग्जाम में आता है। आई होप आप सभी को पता होगा, बिल्कुल पता होगा, लेकिन ये पता नहीं होता कि कौन सा आएगा भाई। तो यहाँ पर मैंने एक जो है गद्यांश यहाँ पर लिया है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। लिखा क्या है, हे भगवान तब के लिए विपत के लिए, ठीक है, इतना आयोजन परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी क्या कोई हिंदू, ठीक है, भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो
ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, ठीक है, यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये गद्यांश का है, ठीक है। आप सभी लोगों को पता होगा ये 6 नंबर का आता है और इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा जाता है, जैसे अ में पूछा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर ब में पूछेगा रेखांकन अंशों की व्याख्या कीजिए। फिर स में पूछेगा गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। इस तरीके के यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके पहले आंसर नंबर। आप उत्तर लिखिएगा, ऑप्शन नंबर उत्तर लिखिएगा। उत्तर में कौन सा उत्तर देंगे? अ वाला। अ में क्या पूछा है? संदर्भ पूछा है हमसे, तो संदर्भ हेडिंग कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर संदर्भ पहले से लिख रखा है ताकि जो वीडियो जो है ज़्यादा लंबा ना बन सके, ठीक है, और मैं अच्छे से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये जो लिखेंगे तो यह आएगा आपको 2 नंबर को, यानी आप इसमें इतना लिखेंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो संदर्भ हेडिंग करने के बाद ये संदर्भ आप काले पेन से कर सकते हो। संदर्भ में लिखना क्या है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ये हिंदी जो लिखना है ये काले रंग से लिखना होगा। के गद्य खंड में संकलित जयशंकर प्रसाद, ये भी काले रंग से लिखना होगा। द्वारा रचित ममता, पाठ का भी नाम काले रंग से, ममता नामक पाठ से अवतरित, बस इतना लिखना होगा। ये आपका जो है 2 नंबर देकर जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेखांकन अंशों की व्याख्या की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने रेखांकन अंश की व्याख्या को काफी अच्छी तरीके से आप लिखने की पूरी कोशिश किया, ठीक है। तो व्याख्या में आपको लिखना क्या होगा? सबसे पहले पहचानना होता है कि वो कौन से मतलब पाठ का था। तो उसमें कुछ ऐसे हिंट्स होते हैं जो कि आप पहचान पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो व्याख्या में आपको क्या लिखना होगा? लेखक जयशंकर यानी लेखक जो है जयशंकर प्रसाद का कहना है कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखकर वह हतप्रभ हो गई, ठीक है, वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती है कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं, ठीक है। भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। ये बहुत छोटा सा था, ठीक है। तो इतना जब आप लिखोगे तो 2 नंबर आपसे यहाँ से भी दे दिया जाएगा, ठीक है। 2 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाए। 2 हो गया। अब देखिए 3 क्वेश्चन मैंने में दो दो क्वेश्चन बता दिए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो इसका आंसर मैंने लास्ट में लिख दिया है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा प्रस्तुत गद्यांश में ममता, ठीक है, के पिता द्वारा विधर्मी, ठीक है, शेरशाह से धूस ले लेने के कार्य को ममता ने भगवान के विरुद्ध, भगवान ये कट कर लीजिएगा, भगवान के विरुद्ध बताया गया है, ठीक है। इतना आप लिखोगे आराम से आपका 6 नंबर 6 में 6 पूरा दे दिया जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण पद्यांश के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये पद्यांश में है। क्या है? उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही, ये वाला है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसे याद कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। तो इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अगला क्वेश्चन पूछेगा रेखांकन अंश की व्याख्या कीजिए। अगला करेगा क्या? अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? तो उपयुक्त पद में जदुतात किसे कहा गया है? तो इस प्रकार का है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं उत्तर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पर उत्तर लिखा है। उत्तर के बाद हेडिंग क्या है? संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखना होगा? प्रस्तुत गद्य सॉरी पद्यांश लिखना होगा, क्योंकि ये एक पद्यांश है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ये काले रंग से हिंदी के पद्य खंड के पद नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है। इसके लेखक क्या है? सूरदास जी हैं। तो इतना आपको लिखना होगा और यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा कितने नंबर भाई? तो यहाँ से आपका प्राप्त हो जाएगा 2 नंबर। अब बात करते हैं व्याख्या की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर व्याख्या काफी अच्छे तरीके से हमने कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने व्याख्या हेडिंग कर लीजिएगा, फिर लिखिएगा श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों की दशा सुनी और उन्हीं को ध्यान में मतलब उन्हीं को नहीं, उन्हीं के, ठीक है, तो उन्हीं के ध्यान में खो गए, ठीक है। उसके बाद वे उद्धव से, यानी उद्धव उद्धव बोल सकते हैं, वे उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते रहते हैं। वहाँ के घने कुंजों, ठीक है, की छाया को भी मैं भूल नहीं पाता हूँ। नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर मुझे जो सुख मिलता था
वह मुझे यह हर रहकर स्मरण, ठीक है, वह मुझे रह रहकर स्मरण हो जाता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है इसके पढ़ते हैं। तो वे मुझे मक्खन की रोटी और भली प्रकार जमाया हुआ दही कितने प्रेम से खिलाते थे। ठीक है, इतना लिखना होगा। उसके बाद क्या लिखना होगा, ब्रज की गोपियां और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते हुए बीता करते थे। ये सभी बातें मुझे बहुत याद आती है। ठीक है, सूरदास जी ब्रजवासियों को अन्य मानते हैं। बस इतना आपको लिखना होगा। यहाँ से आपका जो है 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों ने ये अच्छे से लिख लिया होगा और इससे अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो उसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ में आता कि हम कौन किस में क्या पढ़ें तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं वहाँ से आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण श्लोक के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है महत्वपूर्ण श्लोक। आप लोगों के लिए एक श्लोक लिखने के लिए आता है जो कि 2 नंबर में आता है। ठीक है, कितने नंबर का आता है तो 2 नंबर में आता है। तो मैं आप लोगों के लिए 2 श्लोक सजेस्ट करूंगा। पहला जो श्लोक है हमारा, पहला जो श्लोक है वो है बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजया। ठीक है, उभयत्र समो वीर वीरभाव ही वीरता। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई, इसको आप लगा लो VIMP श्लोक। ठीक है, VIMP श्लोक। जो दूसरा मैं आप लोगों को सजेस्ट करने वाला हूँ श्लोक, वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राण पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये भी भाई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें भी आप VIMP लगा लो। तो ये तो रहा श्लोक के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश जो आपका आता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को पता होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण संस्कृत के गद्यांश पद्यांश भी देखने को मिलता है। तो उसमें आप लोग क्या क्या पढ़ोगे, तो उसमें आप पढ़ोगे वाराणसी नाम का जो चैप्टर है उसको पढ़ोगे, और पढ़ोगे क्यों, कौन सा वीर वीरण पूज्यते नाम का एक ठो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर है भारतीय संस्कृति, इसको भी पढ़ेंगे, और प्रबुद्ध ग्रामीण इसको भी पढ़ना पड़ेगा। चलिए और कुछ टॉपिक्स यहाँ पर है उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जीवन परिचय में, फिर बात करेंगे निबंध के बारे में। तो महत्वपूर्ण जीवन परिचय में आपका जो गद्यांश में है उसमें आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद करना पड़ेगा, एक याद करना पड़ेगा जयशंकर प्रसाद का। और पद्यांश में किसका याद करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा है ना महत्वपूर्ण पद्यांश का जीवन परिचय। तो पद्यांश में आप सूरदास का याद करिएगा, एक तुलसीदास और एक महादेव वर्मा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है। आई होप आप सभी को पता होगा जीवन परिचय कितने नंबर का आता है तो 5 नंबर का। उसके अलावा इनका एक रचना भी याद कर लीजिएगा। अब हम लास्ट में बात करते हैं किसका, महत्वपूर्ण निबंध के बारे में। तो निबंध में मैंने यहाँ पर 2 ही लिया है क्योंकि पिछले वाले वीडियो में मैंने इससे हिंदी का एक ठो वीडियो बनाया था, उसमें मैंने पूरा बता दिया था। ठीक है, तो इसमें आपको बता रहे हैं कौन, पर्यावरण प्रदूषण एक ठो पढ़ लीजिएगा, और एक पढ़ना पड़ेगा कौन, आतंकवाद का कारण एवं निवारण। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। तो बस इतना आप लोग कंप्लीट अगर कर लेते हो तो आपके बोर्ड में 70 आउट ऑफ 70 आपके कहीं नहीं गए हैं भाई। ठीक है, तो जब इतना नंबर लेना है तो थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।